चलिए ठीक है. सो a very good evening to all of you. Good evening, good evening, good evening, good evening अर्पिता, मनीषा, अनु, कृष्णपाल, विपिन, उज्जवल, शिवानी, हिमांशु, गौरव. कैसे हैं सभी? ठीक है. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. वेरी वेल. कैसे हो आप सभी? हाउ यू ऑल? ठीक है. ठीक है सर, आप अपने बारे में बताइए ना प्लीज. पहले मेरा नाम अमित आनंद है. मैं आपको संविधान पढ़ाने वाला हूँ. तो आई होप दैट इट इज सफिशिएंट एनफ, राइट? हेलो हेलो हरसिमरन. ठीक हो? इको इन वॉइस, आवाज आ रही है? वॉइस गजब की है आपकी. ठीक है. आवाज यार कैसी आवाज आ रही है? ठीक है. आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, ये बताइए जरा. ठीक है. बढ़िया बढ़िया. चलिए बहुत ही बढ़िया. ठीक है. सो गुड इवनिंग एवरीवन. जिसका नाम मैं ले रहा हूँ उन्हें भी गुड इवनिंग, जिसका नाम नहीं लिया है उन्हें भी गुड इवनिंग. ठीक है. चलिए. ठीक है. चलिए शुरुआत किया जाए. शुरुआत किया जाए आज के क्लास की. शुरुआत करते हैं, राइट? आवाज क्लियर है? ऑल गुड. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. ठीक है. ये किसका नाम है? लव. किसका नाम है? लव तो बड़ा अच्छा नाम है. अगर सही नेम है लव तो अच्छा नाम है. ठीक है. चलिए. क्या क्या बात. पढ़ाई कर लो गाइस, पढ़ाई कर लो. सुनील शेट्टी जैसी आवाजें कह रहे हैं पढ़ाई कर लो. ठीक है. वो सब ठीक है. यस सर, रियल नेम है. वेरी नाइस नेम. ठीक है. मैं आपसे पहले भी पढ़ चुकी हूँ. हाय अनामिका. गुड इवनिंग अनामिका. ठीक है. वेरी गुड इवनिंग. चलिए ठीक है. गुड इवनिंग एवरीवन. लेट्स स्टार्ट क्लास. आज की क्लास को शुरुआत करते हैं. तो ठीक है. सर अब आप पढ़ाओगे? हाँ जी, मैं पढ़ाने वाला हूँ. ठीक है. मैं पढ़ाने वाला हूँ तो ध्यान से पढ़िएगा. ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है. ठीक है. ठीक है. रागिनी जी कुछ कह रही हैं. ठीक है. सर यहाँ पे हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं और क्या क्या. ठीक है. सर यहाँ पर हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं और चार्ट बना बना के पढ़ाएंगे. अरे पहले पढ़ लो गाइस, उसके बाद बात किया जाएगा, है ना? पहले पढ़ लो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है. ठीक है. तो पहला तो मैं आप सभी से एक सवाल पूछूंगा. पहले एक सवाल है. सवाल ये है कि मान लो, इमेजिन करो. ठीक है. इमेजिन करो कि आप प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई कर लिया, जो भी आपका पर्टिकुलर स्टेट है उस स्टेट को इमेजिन करिए कि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है. ठीक है. आपने मेंस भी दे दिया है. ठीक है. अब आप इंटरव्यू में बैठे हो. ठीक है. अब आप इंटरव्यू में बैठे हो. अब मान लीजिए कि इंटरव्यू में आपसे एक सवाल पूछा जाए. ठीक है. सवाल क्या पूछा जाए ये भी पूछ देता हूँ. सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए दैट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. सवाल ये है दैट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. क्या कहिएगा? मान लो कि मैं इंटरव्यू में बैठा हूं आपके सामने और आपके सामने ये सवाल आया कि इंस्टीट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन है क्या. चलो ठीक है. एवरीवन सुनिए ध्यान से मेरी बात. बहुत मैं एक बार कहता हूँ, बार बार नहीं कहूंगा. एक बार समझ लीजिए. पढ़ाई पे ध्यान दीजिए. ठीक है गाइज. तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन कुछ नहीं करना है. कमेंट में जो सवाल होंगे ऑथेंटिक वही बातें करेंगे. ठीक है. इधर उधर की बातें नहीं करनी है हमें. तो क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन? अगर आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछोगे तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि सुप्रीम लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम लॉ. क्या ये इंटरव्यू में क्या ये जवाब सफिशिएंट रहेगा आपको क्लियर करने के लिए? ग्रैंड नॉर्म, ग्रैंड नॉर्म, ग्रैंड नॉर्म. वेरी गुड. ठीक है. बताइए ग्रैंड नॉर्म ऑफ आवर कंट्री. ग्रैंड नॉर्म क्या होता है? तो देखो सबसे पहले व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है समझिएगा. लीगल सॉवरेन डॉक्यूमेंट. क्या है? एक लीगल सॉवरेन डॉक्यूमेंट है. क्या है? एक लीगल सॉवरेन डॉक्यूमेंट है which enables the government to act accordingly. अगर बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको चाहिए, अगर बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए क्या होता है संविधान. कहते हैं ना कि कभी कभी आप इंटरव्यू में पहुंचते हो और इंटरव्यूअर कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, बहुत आसान सा सवाल पूछ देते कि बताओ बेटे संविधान होता क्या है. तो आप वहां पे ये कह सकते हो कि इट इज अ लीगल सॉवरेन डॉक्यूमेंट विच इनेबल्स द गवर्नमेंट टू एक्ट अकॉर्डिंगली. जिससे
हमारा सरकार काम करे। अब थोड़ा कहानी पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ी कहानी की ओर चले पहले। देखिए जो भी चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, जो भी चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, बट मैं फिर भी चाहूंगा कि जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करें, सामने अपने कॉपी कलम और हो सके तो संविधान की किताब जरूर खोल के रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऐश्वर्या कह रही है द लॉ विच गवर्न्स द पीपल इन द कंट्री, वेरी गुड। योर टेलीग्राम सर, रुक जाइए सर, हिंदी में भी बताना प्लीज, हिंदी में भी पढ़ेंगे, ठीक है। बाय द वे नाइस हैंडराइटिंग, ठीक है, आप लोग बस यही करो, है ना, मदर ऑफ ऑल लॉ, ठीक है। व्हाट इज ग्रैंडनॉम, 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 चलो वेरी वेल, बहुत ही बढ़िया। अब मेरा एक सवाल है, आप लोगों ने केस का नाम सुना होगा, केस का नाम है, केस का नाम है केशव नंदा भारती, केशव नंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है क्या, या स्टेट ऑफ, क्या है, क्या स्टेट है बताओ, केशव नंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है क्या, क्या है, नाम सुना है ये केस का? कर्नाटका लिख रहे हैं, हे प्रभु बचाओ मुझे, ठीक है, कर्नाटका नहीं है, केरला है, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब आप सभी को पता होगा, अब आप सभी को पता होगा कि ये एक ऐसा केस है जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लेके आए, क्या लेके आए, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लेके आए, राइट, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लेके आए। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, व्हाट विल यू से, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, होता क्या है, क्या होता है, बताइए, क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, क्या होता है, ठीक है, केरला 1973, वेरी गुड, प्रियम्बल, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ना ना। चलो एक मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, सो तहत गवर्नर उसके बाहर जाके लॉ नहीं बना सकती, रूल ऑफ लॉ से हिंदी में भी वर्ड्स यूज कीजिए प्लीज। देखिए मेन स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अमेंडेड। देखिए मनीषा, जो भी हिंदी वाले स्टूडेंट्स है मेरी बात बहुत ही ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, मैं जो बातें आपसे कहूंगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगी, बट मैं जो लिखूंगा वो इंग्लिश में रहेगा, बट आपके पास जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो समझो मेरी बातों को, नोट्स आपको दोनों में मिलेगा, ठीक है। Which is not amendable, the structure which complete the sovereign document, the basic structure of constitution which cannot ordinarily be amended by the parliament। अच्छा एक बात बताओ, एक बचपन में कॉपी देखे होगे, एक ऐसे कॉपी आता था, है ना, जैसे कॉपी होती है ना, नोटबुक, बचपन में एक नोटबुक देखते होगे आप, है ना, एक ऐसा नोटबुक होता है और उस नोटबुक में ऐसे बांधा रहता था, इसे कहते थे बाइंडिंग, इसे कहते थे बाइंडिंग, देखा है आपने, ऐसा नोटबुक देखा है, हाँ या ना, ऐसा नोटबुक देखा है आपने, स्पाइरल बाइंडिंग, है ना, स्पाइरल बाइंडिंग देखा है, स्पाइरल बाइंडिंग देखा है, सभी लोगों ने देखा है, वेरी वेल, है ना। अब मान लो कि मैं ये जो नोटबुक है इसे यहां से ऐसे कट कर दूं, यहां से इस स्पाइरल को काट दूं, तो क्या होगा, अगर कट कर दिया जाए तो क्या होगा, तो आप देखोगे कि ये जो पन्ने हैं ऐसे बिखर जाएंगे, इधर हो जाएगा, कोई पन्ना ऐसे आ जाएगा, कोई पन्ना ऐसे आ जाएगा, कोई पन्ना ऐसे आ जाएगा, राइट, पन्ने क्या होगा, बिखर जाएंगे, अगर मैंने ये नोटबुक का स्पाइरल काट दिया तो आ जाएगा ना, यही है बेसिक स्ट्रक्चर। ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो कि ये संविधान की मान लो किताब है, ये मान लो किताब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, क्या क्या दिखेगा, आपको फंडामेंटल राइट दिखेंगे, आपको फंडामेंटल ड्यूटी दिखेगा, आपको प्रियम्बल दिखेगा, आपको यहाँ पे फिर डीपीएसपी दिखेगी एंड एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें दिखेंगी, मगर पूरे संविधान में कहीं पे भी आपको बेसिक स्ट्रक्चर शब्द नहीं दिखेगा।
तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ना बहुत ही टैलेंटेड है, ठीक है, बहुत टैलेंटेड है, मतलब रिस्पेक्ट तो है, दिल से रिस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो चीज संविधान में है ही नहीं उसे हमने बनाया। उसे क्या किया? हमने बनाया। तो संविधान के अंदर जो लिखा गया है, संविधान के अंदर जो लिखा गया है वो सारी चीजें यहां पे है, बट संविधान को बांधा जिसने है, संविधान को जिसने बाइंड किया है, संविधान को जिसने बाइंड किया है, वो बाइंडिंग कहलाता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर। अगर मान लो कि बेसिक स्ट्रक्चर ना रहे, अगर मान लीजिए कि बेसिक स्ट्रक्चर ना रहे, ये धग्गी, ये जो स्पाइरल है ये ना रहे, तो ये पन्नों की तरह खुल जाएगा और वो महज एक किताब रहेगा, महज एक किताब रह जाएगी। तो संविधान एक किताब तो है ही, मगर किताब में इमोशंस है, इस किताब में फीलिंग है। अब आप बोलोगे सर ये तो थोड़ा रोमांटिक हो रहा है, मतलब इमोशन और फीलिंग्स ये कैसे होता है? आता है ना दिमाग में, इमोशन फीलिंग्स किताब की कैसे हो सकती है? अब आप बहुत सिंपल सा लॉजिक समझना। मान लो कि मैं, अगर आप मेरे बारे में शायद नहीं जान रहे होगे, ठीक है? तो मेरा नाम अमित आनंद है, ठीक है? ये मेरी आइडेंटिटी है। मेरी दाढ़ी है, मैं मेरे चश्मा पहनता हूँ, राइट? बट मेरे अंदर कुछ खासियत होगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, जो मेरे अंदर है, जो दूसरे लोगों को नहीं पता है। वैसे बेसिक स्ट्रक्चर एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान का कैरेक्टर है, जिस कारण ये संविधान इतना सुप्रीम माना जाता है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर ना रहे, हे प्रभु ये क्या हो रहा है, ठीक है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर ना रहे, अगर बेसिक स्ट्रक्चर ना रहे तो ये सुप्रीम लॉ कभी बन ही नहीं पाएगा। अब आप सभी ने एक बात कही, सभी ने एक बात कही, ये बात कह रहे हैं कि सिंपल सा लॉजिक आपने बोला कि ग्रैंड नॉर्म है। ग्रैंड नॉर्म क्या होता है पता है? ग्रैंड नॉर्म देखो, आज की जो क्लास है, आज में हम थोड़ा वार्तालाप करने वाले हैं, आज हम थोड़ी बातें करने वाले हैं, आज हम संविधान को समझने वाले हैं। पढ़ाई चलते रहेगी, पहले एक बार संविधान समझ जाओ। तो कहते हो ना ग्रैंड नॉर्म। अच्छा, आपने वो देखा है, पिरामिड देखा है? पिरामिड, पिरामिड देखे हो? अब बोलोगे नहीं सर मैं तो इजिप्ट गया ही नहीं। नहीं, इजिप्ट नहीं गए, मगर पिरामिड की फोटो तो देखे होगे ना, पिरामिड की फोटो। अब यहाँ पे इस पिरामिड को इमेजिन करो, ठीक है? थोड़ा थोड़ा सा टेढ़ा पिरामिड है, इसे थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ठीक है? चलो ये मान लिया पिरामिड है, ठीक है? अब इस पिरामिड पे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं, बहुत सारे पत्थर ईंटे को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है पिरामिड, है ना? ठीक है। अब मान लो कि ये सारे लॉ हैं, मान लीजिए सारे लॉ हैं, मतलब मान लो ये वाला जो है ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ये मान लो भारतीय न्याय संहिता है, ये मान लीजिए कि ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये मान लो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ये मान लीजिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, ये मान लीजिए कंपनी लॉ है, ये मान लीजिए कि ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ये मान लीजिए कि सीपीसी है, ये मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये मान लो कि ये ट्रस्ट एक्ट है। तो इंडिया में जितने भी लॉ है वो सारे के सारे यहां पे मान लेते हैं, ठीक है? और इन सब के ऊपर जो ये शिखर है ना, शिखर, जो ये चोटी है, ये जो चोटी है ये है संविधान। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि अपनी पावर्स को नीचे की ओर लेके जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? अपने पावर्स को नीचे की ओर लेके जाता है। ये सारे के सारे कहलाते हैं लॉ। ये सारे के सारे क्या है? लॉ। और लॉ क्या होता है? लॉ इज लाइक नॉर्म। नॉर्म्स को भी लॉ कहते हैं। और सारे नॉर्म्स के द फादर ऑफ ऑल नॉर्म्स, द फादर और ऑल ऑफ ऑल नॉर्म्स, उसे कहते हो ग्रैंड नॉर्म। GRUNDNORM,
ग्रैंड नॉर्म होता है, GRUND, ग्रैंड नॉर्म कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो लॉ देख रहे हो, एक दो जितने भी हैं, जितने भी लॉ हैं, ये सब कोई फायदा नहीं होता अगर हमारा संविधान नहीं होता। ये संविधान ही सभी को पावर दे रहा है। संविधान एक ऐसा लॉ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न्स ऑल लॉज एग्जिस्टिंग इन इंडिया। संविधान एक ऐसा लॉ है जो सारे के सारे लॉ को गवर्न करता है। कोई भी अगर एक कहते हैं ना कि जैसे घर का मुखिया होता है ना, घर का मुखिया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होते हैं तो उसमें जो घर के मुखिया होते हैं, कहते हैं कि घर का मालिक, जो मेन, जिसके हम कर्ता भी कहते हैं ना, तो अगर घर का मुखिया ने कह दिया कि नहीं करना है ये, तो नहीं ही होता है। मतलब अगर मना कर दिया तो मना है, कोई कुछ कर ले वो हो ही नहीं सकता। वैसे ही हमारा संविधान इन सारे को कंट्रोल करता है, सारे लॉस को कंट्रोल करता है। इसीलिए इसे कहते हैं द फादर ऑफ ऑल नॉर्म्स, इसे कहते हैं ग्रैंड नॉर्म। अब ये ग्रैंड नॉर्म का कंसेप्ट दिया किसने, कौन थे भाई साहब? तो ये ग्रैंड नॉर्म का कंसेप्ट दिया था केल्सन ने, KELSEN, केल्सन। केल्सन नामक एक व्यक्ति थे। अब देखो, हमारे समय में तो अच्छे अच्छे लोग हैं ही। आपको पता होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब, काफी इंटेलेक्ट है, काफी समझदार है, काफी होशियार है, बहुत समझदार है ना। मगर पहले के जमाने में ना बहुत परेशानी होती थी कि लॉ है क्या, किसको माने किसको नहीं माने, लॉ असल में होता क्या है। तो केल्सन नाम के एक जूरिस्ट है, उन्होंने कहा कि देखो यार, एक चीज तो ऐसा होगा जिसे हम सब फॉलो कर रहे हो, और वही चीज को कहते हैं ग्रैंड नॉर्म। तो संविधान एक ऐसी चीज है जिसे हम सब फॉलो करते हैं। भले संविधान को आप पसंद हो या ना हो, मतलब आपको संविधान पसंद हो या ना हो, संविधान आपके साथ चलेगा। यही खासियत है संविधान की, कि वेदर यू लाइक इट और नॉट, संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन विल टेक केयर ऑफ यू। और इसी से टॉपिक आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है। सर ये ग्रैंड नॉर्म है या ग्रैंड नॉर्म? स्पेलिंग देख लो, GRUNDNORM, GRUNDNORM, ग्रैंड नॉर्म कहते हैं, ग्रैंड नॉर्म कहते हैं, केल्सन के द्वारा दिया गया था। क्लियर? यहां तक समझ गए ग्रैंड नॉर्म क्या होता है, राइट? ठीक है, आप लोग का ठीक है सर, सारे लॉ अपनी वैलिडिटी चेक करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। हर लॉ के अंदर बेसिक प्रिंसिपल होगा कॉन्स्टिट्यूशन, दे गेन द अथॉरिटी फ्रॉम ग्रैंड नॉर्म। ठीक है सर, ये ग्रैंड नॉर्म होता है या ग्रैंड नॉर्म होता है? चलो ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब आप कहिएगा कि सर कैसे चेक करता है, कैसे चेक करता है, ये भी पॉइंट होता है कि चेक करेगा क्या और जानता क्या है, करना क्या चाहता है संविधान। अच्छा, आप मेरे से बताइए कि आप लोग चाय पीते हो, चाय पीते हो? अच्छा, चाय नहीं भी पीते होगे, कम से कम घर पे कभी चाय बनते देखा होगा, देखा है? देखा है, नहीं देखा है? तो एक ऐसा वेसल होता है ना, थोड़ा कप बना देते हैं, ये लो कप, नहीं यार थोड़ा अजीब है, वेट 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 वेट, ठीक है, ये मान लो ये कप है, ठीक है, ये मान लो ये कप है ना। अब कप में क्या करते हो चाय बनाने के लिए, कि एक चाय छन्नी होती है ना, चाय छानने के लिए जो यूज किया जाता है, और ये चाय छन्नी का जो होता है यहाँ पे हैंडल भी है ना, होता है कि नहीं होता है, हैंडल होता है ना, हैंडल होता है ना। अब समझना, बस समझना, लॉजिक समझना। क्या करते हो आप कि आप यहां से चाय को डालते हो इसमें, और यहाँ पे सारा चाय जो चाय पत्ती होती है वो छन जाती है, और नीचे यहाँ पे चाय जमा हो जाता है। ऐसे ही बनता है ना चाय, शायद मुझे नहीं पता हो, बट चाय तो ऐसे ही बनता है कि चाय छन्नी में चाय छाना, जो नीचे आ गई उसे चाय कहते हैं, और पूरा पी लेते हो, राइट? तो जो भी चीजें छन गई उसे कहते हो अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस। जो भी चीजें नीचे आ गई उसे कहते हो इंट्रा वायरस। मतलब मान लो कि कोई लॉ आया, मान लो कोई लॉ बना, उस लॉ को हम छानते हैं, ठीक है, और छानने के लिए जो प्लेट होता है, ये जो हैंडल है, ये किसने पकड़ा है? ये पकड़ा है कोर्ट ने।
कोर्ट ने, दैट इज जुडिशरी ने, कोर्ट ने दैट इज जुडिशरी ने इस हैंडल को पकड़ रखा है। अब कहां पे ये जो चाय छन्नी है इसका नाम क्या है? चलो बताओ तो, देखते हैं कौन बताएगा। इस चाय छन्नी का नाम क्या है? क्या नाम है? सोचो, सोचिए। संविधान। चलो थोड़ा हिंट देता हूं आप लोगों को, ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद की बात कर रहा है? संविधान का कौन सा आर्टिकल है? कौन सा आर्टिकल है बताइए। संविधान का कौन सा आर्टिकल है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ये चाय छन्नी जो है इसका नाम है आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13। अब आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है समझना। कहता है आर्टिकल नंबर 13 कि संविधान आने से पहले, मतलब प्रायर, पहले, और संविधान आने के बाद, सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट मतलब होता है बाद में, प्रायर मतलब होता है पहले। तो संविधान आने से पहले के जितने लॉज है हम आर्टिकल 13 के थ्रू उसे छानेंगे। जो भी अच्छी चीजें हैं हम उसे अलाउ कर देंगे, इंट्रा वायरस कर देंगे, और जो भी संविधान को फॉलो नहीं कर रहा है उसे हम इसी चाय छन्नी में छान के फेंक देंगे। तो फेंक दिया मतलब अल्ट्रा वायरस हो गया, और जो रख लिया उसे कहते हो इंट्रा वायरस। ठीक है। फिर संविधान ने यह भी कहा, आर्टिकल 13 ने यह भी कहा कि संविधान आने के बाद के जो लॉज होंगे उन्हें भी हम छानेंगे, क्योंकि हम तो छोड़ने वाले नहीं है भाई साहब। संविधान आने से पहले, संविधान आने के बाद जो भी लॉ होगा वो आर्टिकल नंबर 13 के थ्रू फिल्टर होगा। आर्टिकल नंबर 13 के ऊपर फिल्टर किया जाता है, और फिल्टर का एक ही रूल है, वेदर सच लॉ follows constitutional principles or not, constitutional principles or not। तो अगर संविधान, अगर कोई लॉ हमने देखा, लॉ को हमने छाना, अगर ये पूरा संविधान फॉलो कर रहा है तो भाई नीचे आ जाओ, कोई बात नहीं, इंट्रा वायरस हो तुम। और तुम अगर नहीं छान पा रहे हो, या तो तुमने देखा कि यार ये संविधान फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप उसे चाय छन्नी से उसे फिल्टर कर दोगे और वो बन जाएगा अल्ट्रा वायरस। तो संविधान हर लॉ को, जो संविधान आने से पहले है और संविधान आने के बाद, हर लॉ के ऊपर कंट्रोल करता है। इसीलिए कहते हैं कि ये सुप्रीम लॉ है, ये सबके ऊपर कंट्रोल रखा हुआ है, क्योंकि ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहता यार। क्योंकि देखो सिंपल सा लॉजिक है, हमने बहुत मुश्किल से, बहुत ही ज्यादा मुश्किल से आजादी पाई। अब हम कभी नहीं चाहेंगे कि आजादी पाने के बाद कोई दूसरा, तीसरा, चौथा व्यक्ति हमारे देश को बर्बाद कर दे। चाहोगे क्या? नहीं चाहोगे ऑब्वियसली। यहाँ पे गौरव कह रहे हैं सब प्रियम्बल से छन के जाता है। प्रियम्बल से कुछ नहीं छन के जाता है, मैं बताता हूं कैसे। संविधान जब बनाया गया तो संविधान बनाने के लिए एक तरीके से हमने कमिटी बनाई, ठीक है। और कमिटी को बोला कि एक काम करो, आप जाओ पूरे दुनिया में और दुनिया से जो भी लेके आना है लेके आ जाओ। अच्छा एक सवाल, ये क्लियर हो गया? पहले ये बताइए, क्लियर है? ये क्लियर है? नहीं तो लॉ वॉइड हो जाएगा अगर अगेंस्ट जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, एक जगह मैंने बार बार ये पढ़ा है कि क्या हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हमने बोरो किया है क्या? हाँ या ना? क्या हमने संविधान बोरो किया है? बोरो मतलब क्या होता है? उधार लेना। होता है ना, कोई कोई आपके दोस्त अचानक कॉल करेंगे, भाई 500 दे सकता है क्या? भाई 200 दे दो यार, भाई एक चाय का पैसा दे दो। ये सवाल आता है बहुत बार, और ये सवाल मुझसे पर्सनली पूछा गया था इंटरव्यू में। अब किस जुडिशरी के इंटरव्यू था ये? राजस्थान था। राजस्थान जुडिशरी का इंटरव्यू था, मैं बैठा था और वहां पे मुझसे एक सवाल पूछा गया। सवाल पूछा जाता है कि क्या हमारा संविधान बोरोड है? तो यहाँ पे जितने लोग हाँ कह रहे हैं एक बार यस लिख दीजिए, और जितने लोग ना कह रहे हैं उसका रीजन बताइए कि बोरोड नहीं है तो क्यों नहीं है। क्योंकि आप देखोगे
कि संविधान में जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो यूएसए से लिया है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो यूएसएसआर से लिया है, डीपीएसपी आप देखोगे तो ये आयरलैंड से लिया गया है, इमरजेंसी लिया गया है जर्मनी से, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, मगर हमने तो बहुत जगहों से लिया है। तो क्या ये बैग ऑफ बोरोइंग्स है, हाँ या ना? नो, पारुल कह रही है नो सर, वी आर जस्ट इंस्पायर्ड बाय देम। वेरी वेल, ठीक है। स्मार्टली बोरोड, इप्सिट थोड़ा सा यहाँ पे कलाकारी कर रहे हैं, ठीक है, कह रहे हैं कि स्मार्टली बोरो किया है सर, उधार लिया नहीं है, जेब से निकाल लिया है, फिर कहते हैं हो गया उधार, ठीक है। बोरोड नहीं है, डायरेक्टली मॉडिफाई किया गया है, हमें अपने देश के हिसाब से जो चीजें इंपॉर्टेंट लगी हमने वही लिया। अच्छा जी, नो आइडियली लिया है बट बनाया खुद का है। अच्छा अच्छा, आइडियल्स आर बोरोड, नॉट द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टली बोरोड, आइडियाज आर बोरोड। इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, बताना, आप खुद बताना क्या होता है। मान लो ये एक सोसाइटी है, सोसाइटी होता है ना, बहुत सारे घर होते हैं, ठीक है, इस सोसाइटी में बहुत सारे घर हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे घर है, ये ए घर है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है, ये बहुत सारे घर हैं, ठीक है, ये प्लॉट खाली है। खुद को इमेजिन करना, खुद को इमेजिन करिएगा, ठीक है, खुद को इमेजिन करिएगा, समझिएगा। तो कहता है कि ये बहुत सारे घर बने हुए हैं, आपने एक प्लॉट खरीदा, ठीक है, आपके पास थोड़े पैसे आए, करोड़ों करोड़ों रुपए आए आपके पास, है ना। तो आपने क्या किया, आपने एक जमीन खरीदी, ये जमीन आपने खरीद ली, अब आपको बनाना है अपना यहाँ पे घर, ठीक है। अब यहाँ पे पहले से इन सभी के घर बने हुए, तो इस घर का जो रूफ है काफी अच्छा लगा आपको, छत बहुत अच्छा है, इस घर का पेंट आपको बहुत अच्छा लगा। क्या हो रहा है भाई साहब, ठीक है, ठीक है, इस घर का आपको पेंट काफी अच्छा लगा कि अरे कितना अच्छा पेंट किया है ना, सी डी ई एफ, ठीक है। फिर आपने देखा कि इस घर का चिमनी बहुत अच्छा है, फिर आपने देखा कि इस घर में जो गार्डन है ये बहुत अच्छा है, फिर इस घर का इंटीरियर अच्छा है, फिर इस घर का एक्सटीरियर अच्छा है। आपने सारे घर का कुछ ना कुछ खासियत देखा और आपने क्या किया, आपने इन सभी को मिला के अपना घर बनाया। आपने क्या किया, आपने इस घर का रूफ यहाँ पे अपना डिजाइन में कर लिया, आपने इस घर का पेंट यहाँ पे लगा दिया, आपने चिमनी जैसा बनाया था सेम चिमनी आपने लगा दी। तो क्या आपने बोरो किया है क्या? आपने बोरो किया है? तो अगर मैं एक ऐसा घर बनाऊं जहां पे इसका छत का डिजाइन ले लूं, इसका पेंट ले लूं, इसका गार्डन वैसे ही बना दूं, इंटीरियर बना दूं, क्या कॉपी किए हो? क्या आपने उधार मांगा है? क्या आपने इससे कहा था क्या कि भाई अपना जरा गार्डन दे दो ना, या तुम अपना तुलसी पत्ता दे दो या तो तुम अपना फूल दे दो? किया है क्या? नहीं किया है। तो याद रखिएगा, संविधान बोरो नहीं किया गया है। आपको क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा, इंटरव्यू में पूछेगा, नहीं तो आपको मेंस में तो पूछ ही देता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोइंग्स। तो आप क्या कहिएगा? अ बैग ऑफ बोरोइंग्स, तो क्या हमने उधार लिया है? नहीं, हमने उधार नहीं लिया, हमने बस अपना संविधान बनाने में जो भी चीजें एड ऑफ इंस्ट्रूमेंट किया है, एड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हमने दूसरों से थोड़ी सहायता ली कि चलो भाई तुम्हारा छत का डिजाइन ले लेते हैं, चलो भाई तुम्हारा पेंट ले लेते हैं। वैसे ही आपने जो घर बनाया है, ये घर है संविधान, ये जो घर है ये है संविधान। और कॉन्स्टिट्यूशन में आपने दूसरे दूसरे कंट्री से क्या किया है, अपने अपने कुछ फीचर्स को कॉपी नहीं किया है, एक्नॉलेज किया है। शब्दों का खेल है, याद रखिएगा, शब्दों का खेल है ये, ठीक है। हमारी जो वकालत होती है ना, तो अब्राहम लिंकन की बात जान रहे होगे शायद आप। अब्राहम लिंकन एक वकील थे, वो कहाँ के थे, यूएस के प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन से पूछा गया कि यार एक बात बताओ, आप तो वकील हो? तो अब्राहम लिंकन ने कहा हाँ जी बिल्कुल।
तो आप वकील हैं तो आपका कोई हथियार होगा ना, जैसे इंजीनियर के पास कोई औजार होता है, डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप होता है, तो हर फील्ड में अपना कोई हथियार होता है। तो वकीलों का क्या हथियार होता है? तो याद रखिएगा, वकीलों का हथियार उनके शब्द होते हैं। संविधान भी उन शब्दों से बना है। संविधान भी उन शब्दों से बना है। इट्स ऑल अ गेम ऑफ वर्ड्स। तो अगर आप ये बोलोगे कि वी एक्नॉलेज्ड एंड कंसिडर्ड द फीचर्स ऑफ अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक तरीके से आप ये बताओगे कि देखो भाई, हमने किसी से उधार नहीं लिया, हमने किसी से उधार नहीं लिया, हमने किसी से बोरो नहीं किया, हमने बस उनके संविधान को देखा और हमें जो अच्छा लगा हमने अपने में इंप्लीमेंट कर दिया, और क्या। तो बोरिंग्स तो है ही नहीं, याद रखिएगा, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे, बोरोइंग्स ये नहीं है, ठीक है। इंडिया ने किसी से कुछ लिया नहीं है, इंडिया ने अपना बनाया है, क्योंकि हम नए देश बन रहे थे, और नए देश जब हम बन रहे हैं तो दूसरे देशों को देखेंगे। अगर मैं अपना घर बना रहा हूं तो दूसरे घर को भी देखूंगा ना यार। दैट डजंट मीन कि मैंने उसके घर से उसका रूफ चुरा लिया, चुराया थोड़ी है। मैंने उसका पेंट चुरा लिया, चुराया थोड़ी है। अपना बनाया है, तुमसे देख के बनाया, ठीक है। राइट, क्लियर क्लियर। आपने यही आंसर किया था सर, बिल्कुल यही किया था, बिल्कुल यही किया था, ठीक है। संविधान तो आप समझ रहे हो। अब मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की जरूरत क्यों है? क्या जरूरत थी संविधान की? बिना संविधान के भी तो देश बन सकता था। जरूरत क्या है, जरूरतें बताइए, ठीक है, बताया जाए। ठीक है, श्रद्धा क्या लिखेंगे? आर यू क्या होता है? आर यू है, क्या होता है? ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन। वाह वाह वाह, ठीक है, इतना शॉर्ट फॉर्म मत लिखो कि मेरे यहां से चला जाए, ठीक है। चलिए ये बताइए क्या होता है, चलो बताओ, बताया जाए क्या होता है। क्योंकि सारी अथॉरिटीज यही से अपनी पावर डिराइव करती हैं। अच्छा जी, वेलफेयर ऑफ सिटीजन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, चेक बैलेंस बिटवीन थ्री बॉडीज, चाणक्य ने कहा था रिटेन लॉ होना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। सुष्मिता क्या कह रही हैं? टू रेगुलेट कंट्री प्रॉपर्टी प्रॉपरली विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, टू मेक कंट्री एज अ वेलफेयर कंट्री। चलो, आप सभी लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। आप सभी लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं, मगर सबसे जरूरी क्या है? अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जो पॉइंटर्स है उसे लिखते जाइएगा। टू स्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ बनाने के लिए। उसके बाद टू प्रमोट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी रखने के लिए। टू मेंटेन सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के लिए। टू इंश्योर द गवर्नेंस इन इंडिया, गवर्नेंस के लिए। टू इनेबल rights of citizen, rights of citizen, to promote harmony between individuals, to promote harmony between individuals। साथ ही साथ to check and balance, to check and balance
the actions of the state, actions of the state to ensure, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, समझ आ रहा है ना, ठीक है, to ensure independence of judiciary, independence of judiciary। ये कुछ फीचर्स हैं, ये कुछ फीचर्स है जो आपको जानने चाहिए। इन फीचर्स को लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिखने के बाद यहां पे ओके लिख देना। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कहा जा रहा है हिंदी वाले कब लिखेंगे, लिखते जाइए। देखो, जो हिंदी वाले हैं, जो इंग्लिश वाले हैं, अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो हिंदी अच्छा करिए, हिंदी में काम करें। जो हिंदी वाले हैं, इंग्लिश अच्छी करें। जज बनने जा रहे हो, न्यायाधीश बनने जा रहे हो, एक न्यायाधीश को लॉ तो पता होना चाहिए, बट लॉ को प्रमोट और प्रोपोगेट करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी भाषी और अंग्रेजी दोनों होनी चाहिए। ठीक है, पीपीटी मिल जाती है, पीपीटी मिलेगी ही। ठीक है सर, आपने नोट्स बहुत अच्छे बनाए हैं, मुझे डिजाइन बनाने में दिक्कत हो रही है, क्लास के बाद लिख सकते हैं, जब मर्जी लिख लेना, ये पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखो अब देखो, ठीक है, क्लियर। सब प्लीज साइड होना, थोड़ा ले लो यार, लिख लो। ठीक है सर, हिंदी में भी पीपीटी, देखो आपको जो नोट्स मिलेंगे प्रियंका एंड एवरीवन, वो आपको हिंदी में भी मिलेगा, तो अभी बस समझते जाओ। ठीक है ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये मान लो इंडिया है, ठीक है, थोड़ा अजीब लग रहा है इंडिया, है ना, रुको यार, ये लो कश्मीर बना दिया अपना, है ना, पाकिस्तान भी रख ले क्या अपने में। ठीक है, अब देखो, ठीक है, सर्कल का मैम नहीं पढ़ाएंगी, नहीं अब मैं ही पढ़ा रहूंगा, ठीक है, समझिएगा। ठीक है, मान लो ये इंडिया है, ठीक है, अब इंडिया जब बनने वाला था, तो इंडिया में हमारे जो जवाहरलाल नेहरू है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू है ना, जिन्हें हम प्यार से चाचा नेहरू भी कहते हैं ना, इतना बड़ा कश्मीर ठीक है, पाकिस्तान को भी सोचो रख लूं अपने में, है ना, क्या बोलते हो, पाकिस्तान रख लेते हैं, बांग्लादेश रख लेते हैं, दोनों अपना है ना, छोड़ो बाकी सब देखा जाएगा। ठीक है, अब समझना जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बनने वाले थे हमारे पीएम, पीएम बनने वाले थे ना, प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे हमारे, पहले पीएम भी वही है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि हमें एक संविधान चाहिए। इन्होंने कहा नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई साहब हमें एक संविधान चाहिए, है ना, संविधान दे दो भाई, हमें एक संविधान दे दो। तो संविधान देने के लिए नेहरू जी ने क्या किया कि एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, उस कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब, है ना। अब बी आर अंबेडकर जी को कहा गया कि जनाब हमें एक संविधान चाहिए, तो बी आर अंबेडकर जी कहे कि कैसा चाहिए बताओ, तो पंडित नेहरू जी ने कहा कि मुझे उससे मतलब नहीं है, तुम बस लेके आओ, कैसा भी लेके आओ, अच्छा लेके आओ, ऐसा कुछ लेके आओ। तो 29 अगस्त, कब
29 अगस्त 1947 को ये कमिटी बनाई गई। ये कमिटी बनाई गई 29 अगस्त 1947 को एक कमिटी बनाई गई और उस कमेटी को कहा गया कि आप जल्द से जल्द एक संविधान लेके आओ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने, अब देखो समझने वाली बात है, इन्होंने क्या किया कि अपनी एक नाव निकाली, ठीक है। अब नाव असल में नाव नहीं था, उन्होंने क्या किया, अपनी टीम निकाली, अपनी टुकड़ी निकाली और टुकड़ी निकाल के हर जगह से अलग अलग चीजें लेके आए कि चलो यार जर्मनी से ही ले लेते हैं, चलो ये यूएस से ले लेते हैं, चलो ये कनाडा से ले लेते हैं, चलो ये ऑस्ट्रेलिया से ले लेते हैं। तो इन्होंने पूरे दुनिया से क्या किया, कुछ कुछ चीजें उठाई। तो उठाई मतलब बोरो किया नहीं, बोरो नहीं किया, दुनिया की अच्छी अच्छी चीजें एक्नॉलेज की, उसे खुद पे इंप्लीमेंट किया। क्या किया, इंप्लीमेंट किया। तो इन्होंने क्या किया, दुनिया से बहुत अच्छी अच्छी चीजें उठाई और उसी चीजों को सेलिएंट फीचर्स भी देखा गया, सेलिएंट फीचर्स में उन्हें डाल दिया। अब अंबेडकर साहब और इनकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इन्हें 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने कितना 64 लाख 64 लाख रुपए लगाए, 64 लाख रुपए लगा के हमारा संविधान बनाया। क्या बनाया, हमारा संविधान बनाया 64 लाख रुपए लगा के, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा के, और ला के पंडित नेहरू जी को दे दिया कि लो भाई साहब मेरा काम हो गया, मैं चलता हूं, है ना, मैं तो निकल रहा हूं, जाओ। मगर उनके दिमाग में ये था कि यार अगर मैं एक किताब बना के दे दूं तो हो सकता है किसी को पसंद आए, किसी को ना आए। तो अगर जिसको पसंद नहीं आएगा तो कंप्लेन कहां करेगा, कहीं तो करेगा ना। तो बी आर अंबेडकर जी ने बोला कि इसमें हम अमेंडमेंट्स अलाउ करेंगे, अमेंडमेंट्स अलाउ करेंगे। और इन्होंने कहा कि हम समय देते हैं आपको, जितना समय लेना है ले लो। 6 महीने का समय उन्होंने कहा था कि 6 महीने में जितने लोग हैं, जितने लोग हैं वो अपनी समस्याएं किताब पढ़ो, जो भी आपको गलत लगता है हमें बताओ, उसके बाद हम बदलाव लाएंगे। तो ऐसा नहीं था कि किताब को लाके रख दिया कि लो मानो इसे, ऐसा नहीं था। किताब लाके रखा गया, फिर कहा भी गया कि पूरे इंडिया में जिससे भी दिक्कत है वो लेके आइए। 2 साल 11 महीने 18 दिन है, 18 डेज है, ठीक है, 18 डेज ही है यार, ठीक है, 18 दिन है रेनू जी। 2 साल 11 महीने 17 दिन, एक दिन आप छोड़ दी हैं, क्यों, हाँ, ठीक है। चलिए इसे लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए, इसे आप लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए। लिखने के बाद ओके लिख दीजिएगा, ठीक है, लिखने के बाद ओके लिख देंगे। ठीक है सर, साइलेंट फीचर है, अरे साइलेंट नहीं है मैडम, सेलिएंट है, सेलिएंट है, ठीक है। क्या है, सेलिएंट फीचर है, ठीक है। अब संविधान बन तो गया मगर परेशानी बहुत थी। कोई आदमी बोला कि यार ये अच्छा नहीं है, कोई आदमी कहा ये अच्छा नहीं है, कोई आदमी कहा ये अच्छा नहीं है। बार बार अमेंडमेंट करते रहे, बार बार अमेंडमेंट करते रहे, करते रहे, करते रहे। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय भी लग गया। और आज के समय हमारे संविधान में, अच्छा चलो ये बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन में आज के समय प्रेजेंटली जब बना था 26 नवंबर 1949 को ये बन के कंप्लीट हुआ था, है ना, कंप्लीट हुआ था। इस दिन को पहले लॉ डे के नाम से जाना जाता था, अब इसे चेंज कर दिया गया और चेंज करके इसका नाम अब रख दिया हमने संविधान डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे रख दिया, ठीक है। तो जब बनाया गया था तो यहां पे कितने आर्टिकल्स थे बताइए तो, जब बनाया गया तो कितने आर्टिकल थे, कोई आर्टिकल था भी या नहीं था बताइए तो, कितने आर्टिकल थे,
संविधान जब बना था तो कितने आर्टिकल्स थे भी या नहीं थे? 395 395 395 बहुत ही बढ़िया। अरे आप लोग तो बहुत समझदार है। चलो ठीक है। तो जब संविधान बना तो 395 आर्टिकल्स थे और कितने शेड्यूल थे? शेड्यूल कितने थे? 8। कितने शेड्यूल्स थे? 8 शेड्यूल्स थे, है ना? थे या नहीं? और अब के समय प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए, तो प्रेजेंटली आज के समय कितने आर्टिकल्स हैं? बताया जाए, कितने आर्टिकल्स हो गए हैं? कितने आर्टिकल्स हो गए हैं? अब हो गए 448, 448। और शेड्यूल कितने हो गए हैं? शेड्यूल हो गए 12। कितने हो गए? शेड्यूल 12 हो गए हैं। अब एक सवाल आता है कि यार संविधान मतलब कैसा किताब है कि हम बदलाव, मतलब अगर किसी चीज में बदलाव लाया जा रहा है मतलब कुछ तो खामी होगी ना। अगर कोई कहता है कि यार तुम मोटे हो, तुम पतले हो, या तुम्हारी बॉडी नहीं है, या तुम्हारी दाढ़ी नहीं है, या तुम देख नहीं पाते हो, है ना? कुछ कहते हैं ना, लोगों की मटेरियलिस्टिक बातें होती हैं, राइट? तो कोई अगर ऐसा कहता है तो आदमी क्या बोलता है? यार तुम्हें ये चेंज करना चाहिए। तो मतलब क्या हमारे संविधान में कुछ खामियां थी क्या कि हम इतने अमेंडमेंट करते हैं? कुछ खामियां है? खामियां है क्या? हाँ या ना? तो यहां पे कहा जाता है कि संविधान संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग, जिंदा, है ना? लिविंग डॉक्यूमेंट है। कैसे है यह लिविंग डॉक्यूमेंट? कैसे है लिविंग डॉक्यूमेंट? ठीक है। सो फॉर चेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी अमेंडमेंट इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेल। ठीक है। No, it's growing with society, changes as per contemporary needs of society, article number 12. Okay, very well. अब सिंपल सा लॉजिक समझना। मान लो कि यहाँ पे ये आदमी है, ठीक है, मुस्कुरा भी रहा है, चलो ठीक है, हाथ भी है, पैर भी है, ठीक है, ठीक है। ये एक आईना है, MIRROR, मिरर। एक आईना है। अगर ये 12 साल का आदमी खुद को देखेगा तो उसको छवि कैसे दिखेगी? अगर मैं आईने के सामने रहूंगा तो मुझे अपनी छवि दिखेगी, राइट? ठीक है। So and we might bring more amendment to match the pace of society. Sir, will you give me break? ले लो ब्रेक। सर इसके हाथ पैर एक ही जगह हैं, तो अच्छी बात है ना? क्या चाहिए? ऊपर नीचे चाहिए? सुनो, अगर ये 12 साल का आदमी रहे तब जैसा ये देखेगा खुद को वैसे ही इसकी इमेज ही बनेगी। मान लो कि ये 12 साल का ना है, ये है 32 साल का। अब 32 साल का आदमी अगर आईने में देखेगा तो खुद की छवि दिखेगी। अब मान लो कि ये है 72 ईयर्स का, तो जैसा भी आदमी सामने रहेगा वैसी इमेज बनेगी। ये आईना है आपका संविधान, और ये व्यक्ति है अपना देश। ये व्यक्ति है अपना देश। तो देश जब पैदा हुआ, 1947 में पैदा हुआ, 1950 में गणतंत्र हुए हम, है ना? तो जब ये देश पैदा हुआ तो 1951 में हमने देखा कि धोती, पजामा, कुर्ता पहन के थे। आज के समय 2024 में देखो तो पता नहीं क्या क्या पहन लेते हैं हम तो, है ना? कुछ भी पहन के चल जा रहा है, मतलब कुछ भी ही पहन लेते हैं, राइट? तो अगर इस इंसान में बदलाव आएगा तो इसकी छवि में भी बदलाव आएगी। दैट मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इमर्ज करता है एंड अडॉप्ट करता है किसके? सोसाइटी के नीड्स को। तो जैसे जैसे सोसाइटी बदलेगी वैसे हमारा संविधान बदलेगा, क्योंकि अगर ये इंसान बदलेगा तो इसकी छवि भी बदलेगी। अगर 80 साल का आदमी देखेगा तो उसे अपनी बूढ़े वाली छवि दिखेगी। अगर कोई 20 साल का लड़का है या 20 साल की लड़की है तो उसे अपनी छवि दिखेगी। तो जैसा आदमी सामने रहेगा वैसे ही इसकी छवि होगी।
वैसे ही हमारा ये देश जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही हमारी सोसाइटी बढ़ेगी, और जैसे सोसाइटी बढ़ेगी वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन की नीड भी बढ़ती है। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो संविधान लिविंग क्यों है? क्योंकि ये हमारे सोसाइटी की एक रिफ्लेक्शन है। What is a constitution? Constitution is a reflection of the society aspiration and needs. बहुत मुश्किल से हमें आजादी मिली है यार, और उस आजादी को हम खोना नहीं चाहते थे। तो हमने एक ऐसा संविधान बनाया जो समय के अनुसार बदले, समय के अनुसार आगे की ओर बढ़े, समय के अनुसार बेहतर हो, इंप्रूव करे। तो ऐसा नहीं है कि हमारी संविधान में कोई खामी थी। ये याद रखिएगा, ये सवाल भी पूछा जाता है इंटरव्यू में कि अरे एक बात बताओ, अगर संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट डालते हैं हम, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, तभी तो अमेंडमेंट कर रहे हो। तो क्या गड़बड़ था क्या हमारा संविधान? क्या बी आर अम्बेडकर साहब ने एक ऐसा संविधान बनाया जो बिल्कुल अटपटा था क्या? तो आप हमेशा याद रखिएगा, संविधान हमारा काफी अच्छा है। संविधान सोसाइटी की जरूरतों से बदलता है, इसलिए संविधान लिविंग है, क्योंकि वो अमेंड हो रहा है, वो इवॉल्व हो रहा है। संविधान क्या हो रहा है? इवॉल्व हो रहा है। और इवॉल्व क्यों कर रहा है? क्योंकि इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। ये हमारे समाज की जरूरत है जो इसे बदलने पे मजबूर कर रही है। क्लियर है यहां तक? चलिए इसका डायग्राम बना लीजिए, इसे लिख लीजिए। इसका डायग्राम बना लें आप, इसे लिख लें आप। लिख लीजिए। फिर एक सवाल है आपसे, ठीक है? नरेंद्र लिख रहे हैं, इट मींस वी आर एडिंग टू द नीड्स नॉट अमेंडिंग। कह सकते हो, जब समाज ऐसा होगा तो हमें बदलना पड़ेगा। पहले समाज में कुछ चीजें अलग थी, अब समाज की चीजें अलग है। जैसे हम इवॉल्व कर रहे हैं वैसे ही वो भी, हमारा संविधान भी इवॉल्व करेगा। ठीक है, चलो। धीरज कह रहे सर कीप टीचिंग इन द सेम वे, आई विल ऑलवेज टीच इन द सेम वे। सर जी डायग्राम बनाने नहीं आती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक कितना क्या डायग्राम है? गोल सा चेहरा, दो हाथ दो पैर, हो गया चेहरा। ये तो करना है डायग्राम में। मेरी डायग्राम देख नहीं रहे हो कितने माशाल्लाह डायग्राम है? मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि इस पे एक, ये लो, एक काला टीका लगा दूं, कहीं नजर ना लग जाए। चलिए ठीक है, लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख ले आप। ठीक है सर, कैन यू प्लीज पॉज एज आई नीड टू। अरुणिमा, मैं पॉज नहीं कर सकता बच्चा, आप फ्रेश हो आइए। ठीक है, चलिए लिख लिया, लिख लिया। ठीक है, आगे बढ़े। देखो जो भी चीजें मैं लिखवा रहा हूं ये आपके आज की समझ की है। मैंने कहा ना, आज हम संविधान नहीं पढ़ रहे, आज हम देख रहे हैं कि संविधान है क्या। संविधान अपना दोस्त है। ठीक है, संविधान अपना दोस्त है, ये याद रखिएगा। ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, अब एक सवाल है, अब एक सवाल है, इसे समझिएगा। ठीक है, एक होता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, विच इज इंपॉर्टेंट, कौन जरूरी है, पहला संविधान या दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तब क्या कहिएगा? क्या जरूरी है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जरूरी है? ठीक है, ठीक है, क्या जरूरी है, संविधान या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? तो आप सभी मतलब महारथी है ना, महारथी ही हैं आप सभी।
ठीक है, तो आप सभी महारथी का कहना होगा, ज्यादातर लोगों का, कि संविधान जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट थ्राइव विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। जस्ट लाइक गवर्नमेंट विद गवर्नेंस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन नो नो नो, ठीक है। चलिए, जो भी लोग पहला कह रहे हैं एक तरीके से आप भी सही हैं, और जो लोग दूसरा कह रहे हैं आप भी सही हो। अब समझना क्यों, समझना क्यों। देखो, मान लो ये संविधान की किताब है, ठीक है। मान लो कि ये संविधान की किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन की ये बुक है। अब आप पन्ने खोलोगे तो आपको आर्टिकल नंबर 1 से लेके 395 प्लस शेड्यूल्स दिखेंगे। ये सब क्या है? ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें लिखी गई है ना, रिटन है, रिटन है। तो ये जो भी चीजें लिखी गई हैं, ये क्या है? ये फीचर्स है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म it may be known as the identity of constitution by which the constitution becomes supreme. तो अगर आप मान लो कि मैं जीता जाता, ठीक है, arbitrary power of government constitution is a thought, it includes constitution precedents, constitutionalism कॉन्स्टिट्यूशन की गलत यूज करने पर रोकता है। अच्छा सुनो, सारी चीजें दिमाग से निकाल दो, सुनना। मान लो कि मेरा नाम संविधान है, मैं किताब हूं, ठीक है, ठीक है ना, समझना। ये हाथ मेरा फंडामेंटल राइट है, ये दूसरा हाथ मेरा डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, ये टांग मेरी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये वाली टांग मेरी स्टेट है, ये मेरा पेट प्रेसिडेंट का पावर है, ठीक है। मतलब संविधान के कुछ फीचर्स है ना, संविधान के फीचर है। मैं अगर संविधान हूं तो ये सारी चीजें मेरे कैरेक्टर्स में है। कोई मेरा हाथ है, ये फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, ये हेड ऑफ द स्टेट है, ये गवर्नर है, स्पाइन गवर्नर है। मतलब मैं जीता जाता इंसान नहीं, एक डॉक्यूमेंट हूं। मगर अगर कोई मुझसे पूछे कि यार तुम आदमी कैसे हो, तो यार मैं तो अच्छा इंसान हूं, ठीक है। क्या तुम ऑनेस्ट हो? हाँ मैं ऑनेस्ट हूं। क्या मैं लॉयल हूं? हाँ मैं लॉयल हूं। क्या मैं हार्ड वर्किंग हूं? मैं हार्ड वर्किंग हूं। ये चीजें क्या आप मुझे देख के पता कर सकते हो क्या? आप देख के ये बता सकते हो ना कि अरे भाई इसका तो 2 हाथ है, 2 पैर है, एक सर है, एक गला है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को देख के आपको क्या पता चलता है कि अरे इसमें तो फंडामेंटल राइट है, इसमें तो फंडामेंटल ड्यूटी है, इसमें तो डीपीएसपी है, इसमें स्टेट है, इसमें प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, सीएम है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। ये सारी चीजें तो संविधान का फीचर है। बस संविधान की आइडेंटिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो सोच है। मेरी जो सोचावट है कि हर बच्चा अच्छा करे, इंडिया आगे बढ़े, देश में उन्नति हो, हार्ड वर्क करो, लॉयल रहो, ट्रस्ट रहो, ये मेरी सोचावट है। द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशनिज्म। द फिलॉसफी एंड आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनिज्म। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना रहे तो कॉन्स्टिट्यूशन महज एक किताब है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना रहे तो संविधान महज एक किताब है और कुछ नहीं, कुछ पन्नों से बनी हुई है। मगर वो जो फीलिंग आती है ना कि यार संविधान है तो हम सेफ हैं, संविधान है तो कोई कोई ऐसा आर्बिट्ररीनेस नहीं है, कोई मनचाहिता नहीं होगी कि कोई राजा आ गया और कहा कि जो आज से मैं कहूंगा वही सत्य है। तो कॉन्स्टिट्यूशनिज्म वो फिलॉसफी है, वो आइडियल्स है जिसके ऊपर ये संविधान की किताब एक होली बुक की तरह बन जाती है। नहीं तो किताब ही है। अब
आप में से हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, क्रिश्चियन भी होंगे, सिख भी होंगे। तो गीता भी है, कुरान भी है। गीता क्या है? एक किताब है। मगर गीता को आप एक अलग नजर से देखते हो कि अरे भाई इसमें पैर लग गया तो हे प्रभु त्रिशूल, शिव जी त्रिशूल मार देंगे, है ना। कुरान है, गुरु गोविंद जो सिख में जो यूज होता है जो किताब है, राइट। वो किताब को आप पावर देते हो, उसको एक अलग नजरिए से देखते हो। क्यों? क्योंकि आप उसे उस अहमियत से बनाते हैं। वैसे संविधान की अहमियत उन इन रिटन शेड्यूल या आर्टिकल में नहीं है। संविधान की अहमियत कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक तरीके से आइडेंटिटी है, संविधान की पहचान है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना रहे तो एक महज किताब रहेगी। ठीक है? ठीक है, समझे या नहीं समझे? अब इसमें बहुत सारे हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का अगर एग्जांपल देखोगे तो यहां पे जो सेपरेशन ऑफ पावर होता है, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, ये सब जो है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। जो फिलॉसफी पे संविधान बना है कि हम एक डेमोक्रेसी होने चाहिए, हम सोशलिस्ट वेलफेयर भी करने चाहिए, हम सॉवरेन भी रहेंगे, हम सेक्युलर भी रहेंगे, हम रिपब्लिक भी रहेंगे। क्यों रहोगे? क्यों है ये? तो वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बताती है कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक अच्छे इंसान है। अब मैं अगर अपने हाथ से, मान लो मैं, ये हाथ मैंने बताया था फंडामेंटल राइट है, ये हाथ मेरा फंडामेंटल ड्यूटी है। अगर मैं इस हाथ से मान लो ये कीबोर्ड उठाता हूं, ठीक है, कीबोर्ड उठाता हूं, उठा दिया है ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया? मैंने अपने हाथ यूज किए, मगर मैंने उठा के इसे कहीं और रखा। मैंने इस कीबोर्ड को उठा के कहीं और रखा ताकि किसी के पैर में चोट ना लग जाए। तो मैंने फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल ड्यूटी, ये जो अपने जो दोनों हाथ हैं, इन दोनों हाथ का यूज करके किसी की मेहनत, किसी की बेहतरी के लिए, किसी की बढ़ोतरी के लिए, किसी के फायदे के लिए कोई काम किया। वैसे संविधान फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी यूज करके हमारे सिटीजन के वेलफेयर के लिए है, हमारे सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो एक ऐसी किताब जो प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे सिटीजन को, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यही फिलॉसफी, यही आइडियल आपका संविधान को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में कन्वर्ट करता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज नथिंग एंड जस्ट a bunch of paper, a bunch of document, that is it. We do not want a bunch of paper. हमें पेपर नहीं चाहिए, हमें चाहिए फिलॉसफी जो हमें गाइड करके आगे बढ़ाए। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन समझ गए? ठीक है, समझे या नहीं समझे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर आर्टिकल को आर्टिकल क्यों कहते हैं, वाई नॉट सेक्शन? एमी, आपको हम एमी ही क्यों कहते हैं? मनीषा क्यों नहीं? पारुल क्यों नहीं? अनामिका क्यों नहीं? सोचो, सोचने वाली बात है, समझे? ठीक है। सर प्लीज आफ्टर एवरी आवर गिव 5 मिनट ब्रेक। सर आई नो मुझे क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, बट पूछेंगे तो हैं आप, ठीक है। देखो यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर संविधान कितने महीने तक चलेगा? ये तो हमेशा चलेगा, है ना। बट आप क्लास की बात कर रहे हैं कि क्लास कब तक चलेगी, तो ये मुझे नहीं पता, बट मैं चाहूंगा कि 20 दिन से 1 महीने के अंदर ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, राइट, टू कॉन्स्टिट्यूशन। सर प्लीज एक 5 मिनट का ब्रेक दीजिए। ब्रेक चाहिए गाइस? ब्रेक चाहिए? 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ले लो ब्रेक, ठीक है, ले लो। चलिए 5 मिनट्स ब्रेक, 5 मिनट्स ब्रेक। ठीक है, क्या क्या लिखा जाए? नो 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 लिखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं, उज्जवल जी कह रहे हैं सर आज छोड़ दीजिए, मॉर्निंग में छठ पूजा है, सुबह 3 बजे उठना है। यार ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं खुद पटना का हूँ, छठ हमारे यहाँ भी होता है, ऐसा नहीं है। पढ़ लो। सूर्यदेव थोड़ी कहेंगे कि छठ मत या पढ़ाई मत करो, सोचो कहेंगे क्या? ठीक है, ठीक है, जिनको, चलो ठीक है।
ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनिज्म के कुछ फीचर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कुछ फीचर्स हैं, देखा जाए। कॉन्स्टिट्यूशनिज्म के कुछ फीचर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनिज्म में आप डाल सकते हैं। क्या डालोगे, क्या डालिएगा? ठीक है, तो एक तो सबसे कॉमन कि देखो भाई, तुम अपने घर रहो, मैं अपने घर, है ना, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। एक कहावत सुना होगा आप लोगों ने, एक कहावत सुना है, कहावत सुने हो? एक कहावत कहा जाता है कि ज्यादा किसी के घर पे जाओगे ना तो इज्जत कम हो जाती है। मतलब कई बार अब ज्यादा आप किसी के घर जाने लगे कि अरे आज भी मिलते हैं, कल भी मिलेंगे, परसों भी मिलेंगे, तो इज्जत कम हो जाती है ना। मतलब अपने अपने में रहो यार, थोड़ा अच्छा रहेगा, प्यार बंटता है ना, ऐसी बातें भी कही जाती है। तो वैसे ही सेपरेशन ऑफ पावर बनाएगा कि देखो यार, लेजिस्लेचर अलग काम करो, एग्जीक्यूटिव अलग करो, और जुडिशरी अलग करे। तुम तीनों मिल जाओगे ना तो कांड कर दोगे, मतलब बर्बाद कर दोगे देश को। तो हमारा जो देश है, हमारा जो देश है, इस देश में तीन तीन लेग्स कहते हैं ना, सरकार की तीन टांगे होती हैं। पहला होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा होता है जुडिशरी, राइट। बीच में तो ये भी कहने लगे थे कि मीडिया चौथा टांग है ना। मेरे को तो नहीं लगता, आज का तो मीडिया पता नहीं क्या ही करता है। ठीक है, मीडिया तो देखे ही हो कितने अच्छे हैं आज के हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं, है ना। ठीक है, तो हमारी जो तीन लेग्स हैं उनमें सेपरेशन चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर किसके बीच में? तो कहता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीनों में अपने अपने घर पे रहो भाई, अपना अपना काम करो, दोनों एक दूसरे के पंगों में नहीं आना है, ठीक है, एक दूसरे में नहीं आना है। दूसरा आता है, दूसरा आता है पॉइंट, पहला हो गया ये, दूसरा आता है रीजनेबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। रीजनेबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। तीसरा होता है पॉपुलर सॉवरेनिटी। चौथा मान लीजिए रूल ऑफ लॉ आ जाएगा, रूल ऑफ लॉ आता है। और क्या आता है, लिखते जाइएगा। और क्या आता है, और क्या आता है? फिर आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। उसके अलावा भी तो कुछ आता होगा, कुछ आता है, नहीं आता है? उसके अलावा आपके इंडिविजुअल राइट्स आते हैं, इंडिविजुअल राइट्स आते हैं, इसे लिखते जाइएगा, इंडिविजुअल राइट्स आते हैं। फिर सिविलियन कंट्रोल ओवर मिलिट्री भी आता है। साथ ही साथ आप यहां पे लिख सकते हैं एक तो, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ सॉवरेन टूल्स। तो ये जो मैंने लिखा है ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के फीचर्स हैं, जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। अब सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है ये दिया था मॉन्टेस्क्यू भाई साहब ने, ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू है, रॉस्को पाउंड है, ऑस्टिन है, सैलमंड है, ये लोग ना मतलब समझदार तो थे, अच्छा इंसान था, अच्छा इंसान था, मगर बहुत बहुत सारी चीजें इन्होंने कही है, और इनकी जो लॉजिक है ना, ये लॉजिक बिल्कुल समाज से निकलता है। तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि देखो, अगर तुम तीनों ने अपना अपना काम बांट लिया तो बहुत अच्छा है, मगर जहां मिक्स कर दोगे, खिचड़ी बना दोगे, बर्बाद कर दोगे देश को।
तो वो मत करना। ये किसने दिया? ये दिया है मॉन्टेस्क्यू ने, मॉन्टेस्क्यू ने दिया, ठीक है। दूसरा कहा गया कि देखो यार, जो हमारी सरकार होनी चाहिए रीजनेबल होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान अटैक किया तो मोदी जी भाग जाए, है ना। कुछ लोगों को यहाँ पे मैं बताऊंगा कि रूल ऑफ लॉ भी तो होगा। ये क्या लिखा है मंजू जी, देखिए क्या लिखा है, दिख रहा है ना, ठीक है। तो मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूं, बट मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार हमारी सहायता के लिए है, तो रीजनेबल होनी चाहिए। अब कोरोना का आया केस, कोरोना आया था ना, अब कोरोना आया और हमारी सरकार मान लो हाथ खड़े करके छोड़ दे कि नहीं भाई मुझसे तो नहीं होगा, आप संभलो, आप देखो अपना। दैट मीन्स गवर्नमेंट रीजनेबल एंड अकाउंटेबल होनी चाहिए। तो रीजनेबल एंड अकाउंटेबल होने के लिए हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाया। क्योंकि जब सरकार बनी, जब देश बना, 1947 में देश बना, 1950 में जब हमारे पास संविधान आया, तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको एक बात पता थी कि देखो आज हम लोग जिंदा हैं, कल रहे ना रहे, है ना, हमेशा तो जिंदा नहीं रह सकते, अमर तो होंगे नहीं, है ना। तो कल जिंदा रहे या ना रहे मगर देश चलना चाहिए। तो हमने क्या बोला कि अगर कोई नई सरकार आए और सरकार बिल्कुल मंद बुद्धि हो, कहते हैं ना मंद बुद्धि, कुछ नहीं पता उसे, तो सरकार की सहायता के लिए हम एक ऐसी किताब बना लेते हैं जो उससे सरकार को पता चले कि देखो हमें ये सारे काम करना है। और वही काम हमने डीपीएसपी में लिखा है, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो स्टेट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हम डायरेक्शन देते हैं कि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी स्टेट की पॉलिसी। हम डायरेक्शन देते हैं कि इन प्रिंसिपल्स को स्टेट की पॉलिसी फॉलो करेगी। इसी का नाम आया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो रीजनेबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। उसके बाद पॉपुलर सॉवरेनिटी, मतलब कहते हैं ना ये तोहफा हमने खुद को दिया है। सुना है ये कहावत, ये तोहफा, ये जो तोहफा है ये हमने खुद को दिया है, सुना है, सुना होगा शायद, है ना। वैसे ही संविधान क्या था, संविधान इंडिया के लोगों ने खुद को तोहफे में दिया। संविधान का जो प्रियम्बल का पहला लाइन पढ़िएगा तो क्या कहता है, वी हियर बाई अडॉप्ट अडेप्ट, कहता है ना कि आज से हम अडॉप्ट करते हैं। मतलब पॉपुलर सॉवरेनिटी, हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश के लोगों ने संविधान को पावर दिया कि देखो भाई हम तुम्हें पावर देते हैं कि तुम हो माई बाप, है ना, मतलब सबसे ऊपर सर्वोपरि। तो पॉपुलर सॉवरेनिटी को भी प्रमोट करना चाहिए। तीसरा ये हो गया। चौथा होता है रूल ऑफ लॉ, कि देखो यार ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा लॉ, है ना, रुपया नहीं लॉ, गलत नहीं सोचना, ठीक है। तो कहता है सबसे ऊपर लॉ होता है, रूल ऑफ लॉ में सबसे ऊपर लॉ होता है, तो हम लॉ को फॉलो करेंगे, लॉ को ही फॉलो करेंगे। न राजा न रंक, सबसे ऊपर हमारा लॉ का अंक। वैसे ही हम कहते हैं कि सबसे ऊपर क्या होगा, लॉ होगा। ठीक है, कृष्णपाल कहने से सॉवरेन का बेसिक मीनिंग भी बता दीजिए। रुक जाइए, थोड़ा थोड़ा सा ठहर जाओ, ठीक है। अभी अभी मैं बता रहा हूं, अभी मैंने संविधान पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है आप लोगों को, अभी मैं बस बातें कर रहा हूँ, ठीक है। जब संविधान पढ़ने लगेंगे बहुत मजा आएगा, ठीक है। फिर होता है रूल ऑफ लॉ, फिर होता है इंडिविजुअल राइट्स, हर व्यक्ति का राइट है, तो राइट भी तो बचना चाहिए, अच्छा तो होना चाहिए। फिर कहता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि भाई साहब जुडिशरी को अकेला छोड़ो, जुडिशरी अकेले रहेगा, अपने ही जोन में रहेगा तो कोई गड़बड़ नहीं होने देगा। फिर कहता है सिविलियन, सिविलियन राइट्स, क्या लिखा है, सिविलियन कंट्रोल, सिविलियन कंट्रोल ओवर मिलिट्री। तो देखते होंगे कि पाकिस्तान में ना हर कुछ दिन बाद कोई नया आर्मी का चीफ आता है, पीएम को निकाल देता है, प्रेसिडेंट को निकाल देता है, खुद बन जाता है, वहां पे मिलिट्री कंट्रोल है। हमारा संविधान कभी भी, हमारा संविधान कभी भी अलाउ करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं, कर ही नहीं सकता। तो हमारा संविधान ही वो कारण है जिस कारण से सिविलियन का कंट्रोल मिलिट्री के ऊपर है, मिलिट्री का कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं। तो बहुत बड़ा बेसिक्स डिफरेंस है ये हमारे संविधान में और पाकिस्तान के संविधान में। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी ऑफ सॉवरेन टूल्स। तो सॉवरेन टूल्स में जैसा आपका पुलिस हो गया, अब पुलिस क्या है, पुलिस को तो एक तो ये भी होता है ना कि हम पुलिस जहां दूर से दिख जाती है तो हम वहां से गाड़ी घुमा लेते हैं,
बाइक घुमा के चल दिया, कार घुमा के चल दिया, मतलब पुलिस को देख के ज्यादातर डर लगता है क्या? देखो वकीलों हम लोग जो हुए, हमें नहीं लगता है, क्योंकि हमें पता है कि यार ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, क्या करोगे, क्या ही करोगे, कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में मिल लेंगे, है ना। बट जनरल पब्लिक को पुलिस से बहुत डर लगता है, राइट। तो वैसे ही सॉवरेन टूल्स के ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। ये 8 फीचर है जो कॉन्स्टिट्यूशनिज्म की तरह देखे जाते हैं। ये 8 फीचर हैं जिससे संविधान संविधान का दर्जा पाता है। अब आप बोलेगा कि सर बस यही 8 फीचर है क्या? ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में आप बहुत सारी दूसरी चीजें भी डाल सकते हैं, मगर ये 8 बहुत अहम है, तो इसे लिख लीजिए। सर 5वें पॉइंट में क्या लिखा है? 5वें पॉइंट में लिखा है इंडिविजुअल राइट्स। इंडिविजुअल राइट्स। लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, क्या लिखा है? मिस्टर प्रशांत जी। ठीक है, सर योर हैंड राइटिंग इज वेरी गुड। ठीक है, धन्यवाद। सर वे ऑफ टीचिंग इज वेरी नाइस। ठीक है, चलिए ठीक है, रिजल्ट निकालो फिर जल्दी जल्दी, है ना, हमें तो यही उम्मीद है। चलिए, अब अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए, लिख लिया ना? देखो लिख लिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, पीडीएफ तो मिलेगा ही, है ना। चलिए, अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो ये कहानी कहां से स्टार्ट होती है? ये कहानी स्टार्ट होती है 1773 से। कहां से? 1773। उसके बाद 1784। उसके बाद 1813। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? 1833। उसके बाद 1853। उसके बाद 1858। उसके बाद 1861। उसके बाद 1892। उसके बाद भी है क्या कुछ? उसके बाद 1909। उसके बाद 1919। उसके बाद 1935। उसके बाद 1947। तो अगर किसी को लगता है कि संविधान बहुत ही आसानी से, इतनी आसानी से बन गया था, तो देखो क्या हुआ था, क्या हुआ था देखा जाए। ठीक है, इसे लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आया हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट। क्या नाम था? पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद आया हमारा चार्टर एक्ट। क्या आया? चार्टर एक्ट। उसके बाद 1833 में फिर से चार्टर एक्ट आया। 1853 में फिर से चार्टर एक्ट आया। 1853 में फिर से चार्टर एक्ट आया। फिर 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 में। ठीक है, उसके बाद 1861 में इंडिया काउंसिल एक्ट आया। इंडियन काउंसिल एक्ट आया। उसके बाद फिर से इंडियन काउंसिल एक्ट आया। फिर से इंडियन काउंसिल एक्ट आया। उसके बाद 1909 में आया मिंटो मॉडली। याद है? मिंटो मॉडली। उसके बाद 1990 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड
रिफॉर्म आया, उसके बाद 1935 में आया हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और लास्टली हमारा एक्ट आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो ये एक फ्लो चार्ट की ओर देखा जाए, स्टार्ट हुआ था 1773 से, रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद 1784 से 1813 आया, 1813 से 1833, फिर 53, फिर 58, फिर 58 से 61, 61 से 62, 92, 92 से 1909 आया, 1909 से 1919 आया, 1919 से 1935 आया, 1935 से 1947। अब याद रखने वाली ये है बात कि जो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये 60 से 70%, 60 से 70% जो हमारा संविधान बना है ये 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा जो चीजें हैं जो हम कह रहे थे कि अरे दूसरे देश से लिया नहीं है, एक्नॉलेज किया है, पहचाना है, जाना है, माना है, रखा है, बोरो नहीं किया है, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने 60 से 70% हमारा जो संविधान है वो यही से बना है। तो ये सब क्या है, ये सारी चीजें हैं क्या, ये सारी चीजें बताती हैं नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जरूरत क्यों है, ये सारी चीजें यहां से आती हैं। 1947 पर क्या लिखा है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है, इसे लिख लिया जाए, इसे लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डन। ठीक है, ये तो हिस्ट्री थी, ठीक है। सर एनलाइटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू योर एक्सपीरियंसिंग, ऑसम, चलिए बहुत ही बढ़िया, ऑसम में तो अच्छा है, ठीक है। अब संविधान को हमने देख लिया, अब संविधान लग रहा है कि थोड़ा अपना दोस्त की तरह होगा, है ना। सर बाय व्हाट टाइम द क्लास विल गेट ओवर, आज मैं ज्यादा नहीं लेके जाने वाला हूँ, और 5-7 मिनट, डोंट वरी, 1.5 घंटे, आज बस 1.5 घंटे, ठीक है। नहीं झेल पा रहे हो ना मुझे, कोई बात नहीं, ठीक, चलो चलो चलो, अरे आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग, ठीक है। अब समझिएगा, अब समझिएगा, ठीक है। अब संविधान से थोड़ी दोस्ती हो गई होगी आपकी शायद, है ना, थोड़ी दोस्ती हो गई होगी, हो गई है, पता चला है ना क्या होता है अल्ट्रा वायरस, क्या होता है इंट्रा वायरस, क्यों इसे हम ग्रैंड नॉर्म कहते हैं, क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन के बिना रह सकते थे, तो नहीं, नहीं रह सकते थे। हमारा देश देश तभी बना जब संविधान आया, संविधान नहीं होता तो हमारा देश महज एक जगह होती जहां पे कुछ समुदाय के लोग रह रहे होते। इसीलिए हमने कहा, इसीलिए हमने कहा कि पूरे संविधान को, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को आप बदलना चाहो तो बदल दो, पूरे संविधान को आप, संविधान के किसी भी हिस्से को आप अमेंड कर सकते हो, एनी पार्ट, बट बेसिक स्ट्रक्चर को छूना भी नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी टच्ड, कैन नॉट बी टच्ड। इसीलिए यहां पे कहा जाता है कि आप पूरे के पूरे संविधान को बदलना चाहो बदल दो, बट ये जो सीक्रेट थ्रेड है, ये आप इसे ये भी कह सकते हो, इट इज अ गोल्डन थ्रेड, इट इज अ, ये क्या है, ये एक गोल्डन थ्रेड है। थ्रेड मतलब क्या होता है, धग्गी होता है ना। धग्गी क्या होता है, धग्गी, धग्गी, ये जो देखो हाथ में बंधा है ना मेरे, ये धग्गी होती है। तो कहता है कि ये गोल्डन थ्रेड
is the basic structure upon which the book of constitution stands. तो अगर आप लोगों ने ऐसा घर देखा है क्या? ऐसा घर देखते होगे, एक ऐसा घर होता है ना, ये लो घर है ना, ये मान लो एक घर है, ठीक है। अब घर में क्या होता है कि ऐसे पिलर्स बनाए होते हैं ना, ये पिलर है ना, एक पिलर, दो पिलर, तीन पिलर, चार पिलर, है ना, पांच पिलर, है ना। अब कई बार देखते होगे कि जो पिलर्स होते हैं ये विजिबल नहीं होते, नॉट विजिबल, ये अंदर की ओर होते हैं, नॉट विजिबल। वैसे ये पिलर्स बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि विजिबल नहीं होता है मगर प्रेजेंट होता है, जो कि विजिबल नहीं होता है मगर प्रेजेंट होता है। अगर पिलर हटा दोगे तो ये पूरा का पूरा घर गिर जाएगा ना। ये रूफ हो गया इस कॉन्स्टिट्यूशन का जुडिशरी। कहते हैं ना कि जुडिशरी के छत्र छाया में है। क्यों जुडिशरी की छत्र छाया में है? समझो, क्योंकि जुडिशरी एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है which enables रूल ऑफ लॉ। तो अगर जुडिशरी नहीं होता तो रूल ऑफ लॉ को आप बताते कैसे, चेक कैसे करते? तो अगर ये घर संविधान है तो ये जो पिलर्स हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो भले ही आपको दिखे ना मगर पूरे घर को टिकाए रखा है। तो बेसिक स्ट्रक्चर इज द मोस्ट फंडामेंटल and the most prominent source of ideology behind the constitution. संविधान के पीछे का ये आइडियोलॉजी होता है। क्लियर? ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर, राइट? तो ये घर टिका है इसी पिलर्स पे। That pillar is the basic structure which may not be visible but it is present. ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है? ये भी आप याद रखिएगा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये इंक्लूसिव इन नेचर का होता है। कैसा? इंक्लूसिव इन नेचर। मतलब आज के समय हम बातें कर रहे हैं और हो सकता है कि जुडिशरी एक नया बेसिक स्ट्रक्चर लेके आ जाए। तो इंक्लूसिव है मतलब खत्म नहीं हुआ है, हो सकता है कि इसमें और भी सामान डालते जाओ, और भी चीजें डालते जा सकते हैं, उसे कहते हैं इंक्लूसिव नेचर। तो बेसिक स्ट्रक्चर इंक्लूसिव होता है, ये याद रखिएगा, एग्जॉस्टिव नहीं होता है। राइट? क्लियर है? चलिए ठीक है, लिख लिया क्या क्या चीजें आज हमने पढ़ी है। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? दैट इज इट। एक बार रिवाइज कर लिया जाए, ठीक है? एक बार रिवाइज कर लिया जाए। पहले हमने देखा संविधान है क्या, तो मैंने कॉमन बिल्कुल जनरल लेमैन के एग्जांपल पे मैंने आपको बताया कि लीगल सॉवरेन डॉक्यूमेंट है, ठीक है? केशवानंद भारती, ये केस में कितने जजेस थे? 13 जजेस की बेंच बैठी थी, है ना? 13 बैठे थे ना, 13 बैठे थे ना। एक सवाल पूछूं, 13 जजेस के बेंच बैठे हैं, राइट? 13 जजेस की बेंच बैठी है और रेशियो था 7:6। मतलब एक समय पे रेशियो 6 था
और एक आदमी के वोट से केशवानंद भारती डिसाइड हो गई। उन जज का नाम बताइए जरा, जज का नाम बताइए, कौन थे वो जज जिनके सीजेआई, सीजेआई नहीं थे, पीएन भगवती नहीं थे, 13 जजेस की बेंच थी, 6 लोगों ने कहा हाँ, 6 लोगों ने कहा ना। एक आदमी था जिसके ऊपर ये सारी चीजें बदल गई। कौन है वो आदमी? जस्टिस बेग, एएन रॉय, पीएन भगवती, कोई नहीं। वाईवी चंद्रचूड़, बिल्कुल नहीं। कौन थे वो? जस्टिस खन्ना, वेरी गुड। उनका नाम था ऑनरेबल जस्टिस एच आर खन्ना। एच आर खन्ना जस्टिस ही वो व्यक्ति है जिनके कहने पे, जिनके डिसीजन पे केशवानंद भारती का केस का इमर्जेंस हुआ। अगर उनका ये रोल नहीं होता तो शायद आज के समय हम कहीं और होते, शायद आज के समय सरकार जो मर्जी वो करती। बट केशवानंद भारती केस के बाद ही हमें ये पता चला कि बेसिक स्ट्रक्चर को कोई टच नहीं कर सकता। चाहे तुम प्रेसिडेंट रहो, चाहे तुम पीएम रहो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहो, चाहे कोई भी रहो, संविधान सुप्रीम है। और संविधान को सुप्रीम बनाने के लिए हम संविधान को उस कैटेगरी पर रखेंगे कि कोई उसे टच ना कर सके। ये बात कही थी एचआर खन्ना साहब ने, इसीलिए एचआर खन्ना साहब इतने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अभी हमने सीख लिया। उसके बाद आते हैं, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि स्पाइरल बाइंडिंग, चलो ये हमने पढ़ा कि क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर वो धागा है जिसने संविधान को बांध रखा है। अब ये जो धागा है, ये जो स्पाइरल है, ये किताब का पार्ट नहीं है, किताब को बाहर से बांधा है। वो अगर किताब खुल गई, वो धागा, वो जो स्पाइरल है, अगर ये खुल जाता है तो उस किताब की वैल्यू नहीं होती है। पन्ने बिखरे हुए रहे ना तो उसके झाल मुड़ी और बटाटा पूड़ी वाले यूज कर लेते हैं, करते हैं ना। मगर अगर वही पन्ना एक किताब की ओर रहे तो कभी किताब नहीं फाड़ता कोई। सोचो कभी ये बात कि किताब के पन्ने कोई नहीं फाड़ता, मगर वही अगर पन्ने बिखरे रहे तो उस पे लोग पानी पूरी, बटाटा पूरी, कुछ भी बना देते हैं, राइट। तो ये किताब तभी इंपॉर्टेंट है जब ये बेसिक स्ट्रक्चर से बंधा हो, पहला। फिर हमने पढ़ा कि ग्रैंड नॉर्म क्या होता है, पिरामिड होता है, पिरामिड का पीक होता है संविधान, जिससे एनर्जी, जो पावर है, वो नीचे की ओर आती है और ये पावर सारे के सारे लॉज को दिया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अल्ट्रा वायरस क्या होता है, इंट्रा वायरस क्या होता है। तो ये जो चाछन्नी है, ये है आर्टिकल नंबर 13, जो छानती है पुराने लॉ को और नए लॉ को, कि क्या गलत है उसे निकाल दो, क्या अच्छा है उसे रख लो। इसी मेथड को इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूट में आप पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी से। अगर आप लोगों के पास एक्सेस होगा तो मैंने अभी 10 दिन पहले इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूट पढ़ाया है, उसे पढ़ लीजिएगा, उसे देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बॉर्डर्ड है या नहीं, तो इसके ऊपर मैंने आपको ये बताया कि हम जब अपना संविधान बना रहे थे तो हमने एक्नॉलेज किया और कंसिडर किया दूसरे के फीचर्स को, बट हमने बॉर्डर नहीं किया। उसके बाद आप बताओगे कि संविधान की जरूरत क्या थी। उसके बाद हमने देखा कि कैसे कैसे, कितने पैसे, कितना समय, कितना समय में हमने अपना संविधान बनाया। फिर हमने देखा कि संविधान में पहले कितना था और आज के समय क्या है। फिर हमने देखा कि अमेंडमेंट क्या जरूरी है। तो अमेंडमेंट की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारा सोसाइटी इवॉल्व कर रहा है और सोसाइटी के साथ अगर संविधान इवॉल्व नहीं करेगा तो संविधान उस सोसाइटी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसे ही हमने मिरर के रूप में देखा। उसके बाद हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनिज्म क्या होती है? आइडेंटिटी होती है संविधान की। बिना आइडेंटिटी की संविधान एक किताब होगी, एक महज पन्नों की एक मुख्य तिथि होगी। फिर हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनिज्म के कुछ फीचर्स। उसके बाद हमने देखा कि हिस्ट्री कैसे है, कहां से शुरुआत हुई और कहां पे अंत हुई। उसके बाद हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कहीं पे भी कर सकते हो, पूरे पन्नों को आप बदल सकते हो, मगर इस धागे को, इस बेसिक स्ट्रक्चर को आप टच नहीं कर सकते। उसके बाद आप समझोगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर वो पिलर है जिसके ऊपर संविधान का घर टिका हुआ है और इसी छत के अंदर आप, मैं, हम सब महफूज हैं। अगर ये छत ना रहे
तो आप मैं सेफ नहीं है। तो हम सब इस घर का हिस्सा हैं, इस घर में रह रहे, आप भी मैं भी। और ये छत हमारी जुडिशरी है, ये पिलर बेसिक स्ट्रक्चर है, ये दीवारें हमारा फंडामेंटल राइट है, जिस कारण आप और मैं महफूज है। आखिरी में यहीं पे, यहां तक बस आज के लिए यहीं तक रखते हैं, राइट? ठीक है सर, by accent of you it is easy to know that you are from Bihar. That is very great that I am from Bihar, right? ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं तक रखेंगे। इसके बाद मुलाकात होगी आप सभी से कल, तब तक के लिए रखे ख्याल। क्या लिखा है लव ने? रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनिज्म। कह सकते हैं, कह सकते हैं। सर योर इंट्रोडक्शन प्लीज। यूट्यूब पे जाना, ठीक है, मेरा नाम सर्च करना, मेरा नाम है अमित आनंद, AMIT आनंद, ANAND, अमित आनंद। और जुडिशरी कर देना, अमित आनंद जुडिशरी। आपको मेरे बारे में, मेरी खासियत, मेरी तजुर्बा और मेरे बारे में जो भी चीज़ है आपको वहाँ पे पता ज़रूर चल जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सर, इट वाज ग्रेट। ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप सभी लोगों का बहुत ही धन्यवाद। मुलाकात होगी आप सभी से कल। इसका PDF आपके पास अटैच्ड मिल जाएगा। तो अगली बार जब आएंगे, अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो थोड़ा तैयार होके आइएगा। तैयार मतलब पढ़ के आइएगा, ताकि आज की क्लास और बेहतरीन हो, है ना, आगे आने वाली क्लासेस। ठीक है, ठीक है। आप राजस्थान से हैं सर? अरे भाई साहब, गाइस इट्स ऑल गुड। ठीक है, देश देश होता है ना, देश। तो चलो एक 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 ठीक है, अगली क्लास में आओ, मैं कुछ नया पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो शायद आपने नहीं पढ़ा हो। ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। तो अगली बार आइएगा तो अब मैं आपको कुछ नया पढ़ाऊंगा, ठीक है, कुछ नए तरीके से, राइट? चलिए सर, आपने कौन कौन सा स्टेट का एग्जाम दिया है? दुखती नस पे हाथ नहीं रखते, ठीक है? चलिए मुलाकात होगी आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए रखिए ख्याल, टेक केयर, जय हिंद।